हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 3 करने वाले हैं। और बात करें, इस चैप्टर के पहले पार्ट 2 हो चुके हैं, मतलब कि 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम। और दूसरे वीडियो के अंदर हमने बातचीत की जैसे कि मगध शक्तिशाली होने के कारण और 6वीं शताब्दी के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए। इन 2 टॉपिक के अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर चर्चा की। और आज की क्लास के अंदर हम इससे आगे बढ़कर चैप्टर का 3rd पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब हम स्लाइड्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे अशोक के अभिलेख, अशोक की कहानी है जो मैं आगे लास्ट में अंदर सुनाने वाला। जैसे अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है, मतलब कि जो अशोक ने अभिलेख बनवाए थे, मतलब कि जैसे स्तंभों पर या मंदिरों के स्तंभ वगैरह, उन पर वो अधिकांश प्राकृत भाषा में थे। अब आप कहेंगे प्राकृत भाषा में क्यों लिखे गए? क्योंकि प्राकृत भाषा आम जन को आसानी से समझ आ जाती है, आम जन समझ सकते थे। ठीक है। और पश्चिम उत्तर से मिले अभिलेख आरामाइक और यूनानी भाषा में है, मतलब कि जो पश्चिम उत्तर में मिले अभिलेख है वो आरामाइक और यूनानी भाषा दोनों में है। और कुछ अभिलेख खरोष्टी में है लिखे गए। और अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में यूनानी भाषा का प्रयोग, अफगानिस्तान पश्चिमी उत्तर में है जिसपे मिले अभिलेखों का यूनानी भाषा में प्रयोग किया गया है। और तीसरी हेडिंग, जैसे एक आरंभिक साम्राज्य, ये मगध के बारे में विस्तार किया गया है। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, मतलब कि मगध का जस जस विकास हुआ उस प्रकार मौर्य साम्राज्य का विकास हुआ। मौर्य क्या साम्राज्य है और ये मगध क्या स्थान है, ये क्या स्थान है, मतलब कि जैसे जैसे मगध का विकास हुआ उस प्रकार मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके मौर्य साम्राज्य स्थापना कब की थी? लगभग 321 ईसा पूर्व में। और जैसे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 321 ईस्वी में पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था, मतलब कि ये भारत का मैप होगा, समझ ये इस प्रकार। ये पश्चिमी उत्तर, मतलब ये पश्चिमी उत्तर है, या अफगानिस्तान होगा। और यहाँ अफगानिस्तान, और यहाँ पे बात करें तो जैसे कहाँ तक? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है वर्तमान, बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है। उससे आगे और उनके पुत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, मतलब कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र नहीं थे, उनके चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, मतलब कि बेटे के बेटे थे। कौन? अशोक, जो कि सर्वप्रसिद्ध शासक थे। और ये कलिंग आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की, मतलब अब मैं कहानी सुनाता हूँ आप। जैसे अशोक शासक था, ठीक है, अशोक ने जैसे कलिंग की विजय की, ठीक है। शुरुआत में अशोक जैसे युद्धप्रिय शासक, ठीक है, युद्धप्रिय शासक था, मतलब कि अशोक ने कलिंग पर विजय की। कलिंग के अंदर 1 लाख लोग मारे गए। और बात करें तो 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख घायल हुए। मतलब जो अशोक ने कलिंग विजय की उसके अंदर 1 लाख लोग तो मारे गए उस मतलब युद्ध के अंदर, और 1.5 लाख लोग घायल हो गए। जिससे जैसे युद्ध खत्म हुआ, अशोक ने जो सैनिक थे उनको देखा, वो सारे सैनिक क्या थे? घायल थे। तो फिर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने हिंसा की नीति को छोड़कर
अहिंसा की नीति अपनाई। ठीक है, अहिंसा की नीति अपनाई और इसे हम धम्म की नीति कहेंगे, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। मतलब कि जैसे ये इस युद्ध का मतलब कि 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हुए, उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने अहिंसा की नीति अपनाई और धम्म का प्रचार किया। ठीक है, धम्म के बारे में हम आगे की स्लाइड के अंदर पढ़ते हैं। अब हम मौर्य साम्राज्य की जानकारी की स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत में पुरातात्विक और उस समय लिखी गई रचनाओं से साक्ष्य मिलते हैं। उस समय लिखी गई रचनाओं से साक्ष्य मिलता है। पुरातात्विक स्रोत इस स्लाइड के अंदर ये लिखे हुए और रचनाओं के बारे में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताता हूँ। और पुरातात्विक स्रोत ठीक, मूर्तिकला और पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अभी मैंने कहा था ना कि अशोक ने धम्म का प्रचार किया। धम्म का प्रचार किस प्रकार किया उसके बारे में अब मैं बताता हूँ। जैसे अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश और प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। मतलब कि प्रजा के लिए संदेश कहाँ पे लिखवाए? पॉलिश किए हुए स्तंभों और प्राकृतिक पत्थरों पर लिखवाए। जैसे आज भी हम कहीं मंदिर वगैरह पर जाते हैं, वहाँ पर जैसे स्लोगन लिखे हुए होते हैं, मूर्तियाँ बनी हुई होती है, उसी प्रकार उस समय भी जैसे अशोक ने भी अपनी प्रजा के लिए संदेश लिखवाए, धर्म का प्रचार किया। और अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। किसके माध्यम से? अभिलेखों के माध्यम से। ठीक है, धर्म इनमें बड़ों के प्रति आदर और सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता। मतलब हमें जैसे बड़े बुजुर्ग हैं उनको सहानुभूति मतलब कि उदारता रखनी चाहिए। और ब्राह्मण और बात करें तो सन्यासियों उन पर भी उदारता रखनी चाहिए। और सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, मतलब कि जैसे उस समय सेवक होते थे, दास होते थे, उन सब के लिए भी जैसे बात करें उदार व्यवहार रखना चाहिए। और दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। जैसे हमें किसी दूसरे के धर्मों की बुराई नहीं करनी चाहिए, सभी धर्मों को समान व्यवहार करना चाहिए। उस प्रकार दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। जैसे अभी हमारे संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द है, वो इसी प्रकार इसी शब्द का अर्थ हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं और आगे की जैसे बात करें तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी स्रोत के अंदर रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य जानकारी स्रोत, पहले तो हमने जैसे पुरातात्विक स्रोत बारे में बात की, अभिलेख के बारे, उसके बाद आए रचनाएं। यूनान राजदूत की मेगास्थनीज, मतलब जो यूनान राजदूत था जो मौर्य वंश के अंदर मेगास्थनीज था, उसकी रचना इंडिका। ये फैक्चुअल है, जो याद ही करना है, सिर्फ समझाने वाली कुछ बात तो है नहीं इसमें। जैसे मेगास्थनीज की इंडिका याद कर देना, ये रचना थी इनकी। और कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, मतलब कि इससे भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य जानकारी मिलती है। अब लॉन्ग बड़े थ्योरेटिकल लिखा ही नहीं है, क्योंकि आपको शॉर्ट में अच्छी तरीके समझ आ जाएगा। जैसे कौटिल्य क्या थे? ये चंद्रगुप्त के मंत्री थे और इनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई, जिनके द्वारा शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ये अर्थशास्त्र मतलब वो अर्थशास्त्र नहीं है जो हम सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर किसकी जानकारी? साम्राज्य संचालन की जानकारी। ठीक है, और जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में मिलता है। मतलब कि इसी समय मौर्य वंश मतलब अस्तित्व में था। क्या था? अस्तित्व में था। उसी समय इन ग्रंथों का भी रचना किया गया, जिसके अंदर हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द आएगी। ठीक है।